क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक भारतीय एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएगा तो उसके पास ऑक्सीजन कैसे होगा, वो खाना कैसे खाएगा, जीरो ग्रेविटी में कैसे घूमेगा। हर चीज जो हम ग्राउंड पर नॉर्मल समझते हैं वहाँ बिल्कुल अलग होगी। अब थोड़ा सोचिए, गगनयान 2025 इंडिया का पहला मैन मेड स्पेस मिशन है जो कि अब फाइनल स्टेज में है। जो प्रॉमिस 2018 में पीएम मोदी ने की थी कि 75th इंडिपेंडेंस डे पर एक इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में ले जाएंगे, उनका सपना पूरा होने जा रहा है। ये मिशन साइंटिफिक अचीवमेंट ही नहीं बल्कि हर भारतवासी के लिए गर्व और इंस्पिरेशन बनने वाला है। आइए इस वीडियो में हम आपको इस सफर का हर टेक्निकल और इमोशनल पहलू समझाते हैं। रॉकेट लिफ्ट ऑफ से लेकर एस्ट्रोनॉट का जय हिंद स्पेस से सुनने। तो चलिए शुरू करते हैं। गगनयान का आइडिया 2018 में अनाउंस हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया कि 75वें साल आज़ादी 2022 तक भारत का एस्ट्रोनॉट स्पेस में ले जाएंगे। वर्तमान में ये मिशन अपने फाइनल स्टेज में है, लेकिन थोड़ा देरी जरूर हुई क्योंकि कोविड-19 और अन्य चैलेंजेस के चलते पहले टारगेट 2022 से आगे बढ़ाकर अब क्रूड फ्लाइट 2027 होने वाली है। इस मिशन से पहले इसरो ने चंद्रयान 1 2018 और मंगलयान 2014 जैसे लैंडमार्क अचीवमेंट दिए। चंद्रयान 1 ने पहली बार मून पर पानी का पता लगाया और मंगलयान ने मार्स पर जाकर हमारा नाम रोशन किया। इन सब के बाद गगनयान इसरो का सबसे बड़ा लीप प्रोजेक्ट है। पूरा स्पेस प्रोग्राम एक नई ऊंचाई तक पहुंचने वाला। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद इंडियन एयरफोर्स के 4 एस पायलट को चुना गया। इस मिशन के लिए इसमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर सुहांशु शुक्ला शामिल है। पीएम मोदी ने फरवरी 2024 में उनका नाम अनाउंस किया। ये सब ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले रशिया के यूरी गार्गिन कॉस्मो ट्रेनिंग सेंटर गए। वही सेंटर जहां 1984 में राकेश शर्मा जी ने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया था। वहां उन पर इंटीग्रेटेड सिमुलेटर से लेकर जंगल, डेजर्ट, आर्टिक सी और सर्वाइवल ट्रेनिंग जैसे कठिन रूटीन्स और बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग किए जा रहे हैं। मतलब हिमालय से लेकर समुद्र तक के मुश्किल हालात का प्रैक्टिस उनसे करवाया जा रहा है। उसके बाद ये एस्ट्रोनॉट इंडिया वापस आकर बेंगलुरु के नए एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में इंटेंसिव ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पैराबोलिक फ्लाइट के जरिए जीरो ग्रेविटी फील कराया जाता है। मेडिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। एरो मेडिकल ट्रेनिंग से लेकर फ्लाइट सिमुलेटर तक सब कंडक्ट होता है। ट्रेनिंग मॉड्यूल में सर्वाइवल टेक्निक्स, वाटर और रिमोट जंगल सर्वाइवल, स्पेसक्राफ्ट प्रोड्यूसर, माइक्रो ग्रेविटी एक्सरसाइज और योगा सब शामिल है। इसरो और इंडियन एयरफोर्स के डॉक्टर हर 6 महीने बाद इनकी हेल्थ चेकअप करते रहते हैं। इन सभी पायलट्स को फिजिकली और मेंटली सुपर हीरो जैसा फिट रखने के लिए दिन रात बेस्ट रूटीन चल रहा है। बात करते हैं स्पेसक्राफ्ट की। गगनयान स्पेसक्राफ्ट 2 मेन पार्ट्स का बना होगा, क्रू मॉड्यूल CM और सर्विस मॉड्यूल SM। क्रू मॉड्यूल एस्ट्रोनॉट के लिए होम है, एक प्रेशराइज्ड कैप्सूल जिसमें अर्थ जैसे एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाता है। इसका डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर पर थर्मल टाइल्स लगे हैं जो एंट्री या री एंट्री के टाइम भी एस्ट्रोनॉट को बचाएंगे। CM यानी कि क्रू मॉड्यूल के अंदर कंट्रोल स्क्रीन्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगे हैं। ऑक्सीजन, टेम्परेचर, प्रेशर ये सब यहीं से रेगुलेट होता है। ऊपर ही सर्विस मॉड्यूल होगा। ये अनप्रेशराइज्ड पार्ट स्पेसक्राफ्ट को सपोर्ट करता है। SM यानी सर्विस मॉडल में स्पेसक्राफ्ट की पावर सप्लाई, ऑर्बिट मेंटेन करने के लिए इंजन्स, थर्मल कंट्रोल और एविएशन सिस्टम होंगे। लॉन्च के लिए हैवी लिफ्ट रॉकेट GSLV Mk3 जिसका अपग्रेडेड ह्यूमन रेटेड वर्जन HLV-M3 है, इसका इस्तेमाल होगा। रॉकेट के टॉप पर क्रू एस्केप सिस्टम CES लगा एक इमरजेंसी एबॉर्ट मैकेनिज्म है विद सॉलिड रॉकेट मोटर्स। अगर लॉन्च में कुछ गड़बड़ हो भी गई तो ये सॉलिड मोटर कैप्सूल्स को झट से दूर फेंक देगा रॉकेट से, जिसकी वजह से इमरजेंसी के टाइम में भी एस्ट्रोनॉट सेफ रहेंगे। स्पेस में जाने के बाद ऑर्बिटल मॉड्यूल CM प्लस SM लगातार अर्थ का चक्कर लगाएंगे और फाइनल री एंट्री के समय ये अलग होंगे। SM यानी सर्विस मॉड्यूल अलग हो जाएंगे और CM एटमॉस्फेयर में डुबकी लगाएंगे। री एंट्री के दौरान CM के नीचे हीट शील्ड लगा होगा जो 700 डिग्री सेल्सियस तक के गर्म गैसेस से प्रोटेक्ट करेगा। फिर पैराशूट के स्पीड को कम करेंगे। नवंबर 2022 में इसरो ने एक 5 टन डमी कैप्सूल्स को 2.5 किलोमीटर से पैराशूट सेफली लैंड करके प्रूव कर दिया कि 3 मैन पैराशूट प्लस पायलट सिस्टम है। टेस्ट में दिख गया कि 2 मैन चल पड़े तो भी लैंडिंग सेफ रहता है। दो अगर मैन इंजन चल पड़े तो भी लैंडिंग सेफ रहता है।
थर्ड बेस बैकअप भी हमारे पास उपलब्ध रहता है। ये रॉकेट लॉन्च पैड श्रीकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लिफ्ट ऑफ होगा। लॉन्च के तुरंत बाद HLVM-3 रॉकेट अचानक जोर से फायर करेगा, आग और धुआं निकलेगा। रॉकेट तेजी से स्काई की तरफ जाएंगे। लगभग 8 से 9 मिनट के बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी पे पहुंचने के लिए क्रायोजेनिक स्टेज स्टार्ट होगा। फाइनल बूस्ट के बाद स्पेसक्राफ्ट लो अर्थ ऑर्बिट यानी 400 से 450 किलोमीटर में पहुंच जाएगा। मिशन प्रोफाइल में लिखा है कि 3 दिन तक ऑर्बिट में ही रहेंगे। तब तक हमारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे, अर्थ की तस्वीरें लेंगे और जो उनको वहां से डेटा मिलेगा उनको इकट्ठा करेंगे। 3 दिन बाद सीएम वापस आना शुरू करेगा। पहले सर्विस मॉड्यूल को अलग करेगा और फिर नीचे वहां ड्राइविंग करेगा, जिससे री एंट्री फेज में कैप्सूल का हीट सील एटमॉस्फेयर में आग से यानी कि हीट जो गैसेस है उनसे लड़ते हुए सरवाइव करेगा। फिर पैरासूट डिप्लॉय होंगे। जैसे ही कैप्सूल ने पैरासूट से डीएक्सेलरेट किया, इंडियन नेवी की शिप्स वहां मौजूद होंगी और ये सारी चीज हमारे समुद्र यानी सी में होगा। फन फैक्ट, अब तक नेवी के ट्रायल्स भी हो चुके हैं। डमी कैप्सूल्स को पानी में डाल के रिकवरी करके चेक कर लिया गया है कि ये उस दौरान किस प्रकार से काम करेगा। हर तरफ से रेडी है इंडिया इस मिशन के लिए। यहाँ लैंडिंग एरिया अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में हो सकता है, इसकी कोई गारंटी अभी नहीं है, बट ये दोनों सी में कहीं भी हो सकती है। टिपिकली श्रीकोटा के आसपास जैसे कैप्सूल समुद्र में सेफली टच डाउन करने के चांसेस ज्यादा हैं। नेवी हेलीकॉप्टर उड़ाकर एस्ट्रोनॉट को निकालेगा और फिर उसका मेडिकल चेकअप होगा और इस तरह से ये हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। स्पेस मिशन का सबसे बड़ा चैलेंजेस है ह्यूमन फैक्टर्स। लॉन्च के दौरान एस्ट्रोनॉट को 3 से 4G का हैवी फोर्स फील होगा। मतलब वो मशीन तो नहीं है जो उस हैवी फोर्स को विदाउट प्रैक्टिस सह ले। मतलब 60 kg वाला आदमी 180 से 240 kg का वेट फील करेगा। अगर एबॉर्ट हो जाए तो 12 से 60G तक का झटका भी लग सकता है। 60 kg पर 720 से 960 किलो तक का फोर्स लगता है। इसलिए उनकी ट्रेनिंग उसी प्रकार से फिजिकल ट्रेनिंग दी गई है ताकि इन एक्सट्रीम कंडीशन में भी फोर्सेस को हैंडल कर सके। और स्पेस में मैक्रो ग्रेविटी एनवायरनमेंट है, इसके लिए भी बॉडी को एडजस्ट होना पड़ता है। तो ओजी में बॉडी फ्लूइड रेजिस्टेंस होते हैं, जो इनके लिए बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से रेडिएशन का भी रिस्क रहता है। तो इन सभी का सेफ्टी का ध्यान भी रखा गया है और उनकी जितना हद तक हो सके उनको ट्रेनिंग भी करवाया गया है। स्पेसक्राफ्ट मैग्नेटोस्फेयर से बाहर होता है। कॉस्मिक रेज और सोलर रेडिएशन डायरेक्ट पड़ते हैं। हमारे साइंटिस्ट ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम में एक्स्ट्रा सीडिंग डाला और मिशन शॉट रखकर रेडिएशन डोज को मिनिमाइज किया है। स्ट्रेस भी एक बड़ी बात है। 3 दिन तक खुद को छोटा कैप्सूल में कन्फाइंड रखना, अर्थ का व्यू, पानी देखना, फैमिली से दूर रहना, सब अलग एक्सपीरियंस है और डरावना भी है। इसरो और एयरफोर्स की मेडिकल टीम एस्ट्रोनॉट को कंटिन्यूअस मॉनिटर करती, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलिंग भी रख रहे हैं ताकि उनके सभी एक्टिविटीज पर नजर रख सके कि वो कैसे क्या कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी सेफ्टी का और ध्यान रखा जाए। सेफ्टी के लिए बैकअप सिस्टम फुल टाइम रेडी है। जैसे देखा, क्रू एस्केप सिस्टम रॉकेट के टॉप पर है। हर लॉन्च में हटा हुआ और इट्स फर्स्ट टेस्ट TB-D1 एबॉर्ट टेस्ट ऑन अक्टूबर 2021 से 2023 में फुल सक्सेस रहा। इस टेस्ट में डमी कैप्सूल को 17 किलोमीटर ऊपर रॉकेट से शूट करके पैराशूट से सेफली लैंड कराया गया। अगर किसी भी रीजन की वजह से रॉकेट फ्लाई नहीं कर पाया तो उस रीजन में ये सेफ रहेंगे। सब नॉमिनल रहा। नेक्स्ट टेस्ट TB-D2 में थोड़ा और सेफ्टी फीचर्स डाले जाएंगे ताकि एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाए, जिसमें कैप्सूल को हमेशा अपराइट रखने का जुगाड़ भी है। अगर इंटरप्रिटेशन में सब सेफ हुआ तो ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट स्टार्ट होगा। गगनयान को जब कंपेयर करते हैं नासा के अपोलो और USSR के मिशन से, तो सबसे पहले स्पेस और कॉस्ट अलग दिखती है। जैसे सोवियत यूनियन ने 1961 में पहला इंसान स्पेस में भेजा और यूएसए ने अपोलो 11 से 1969 में पहला मून लैंडिंग किया। चाइना भी 2003 में पहला एस्ट्रोनॉट खुद की रॉकेट से स्पेस में भेज चुका है। इंडिया 2027 में ज्वाइन करेगा इस एलाइट क्लब को। हालांकि नासा और सोवियत संघ ने इस रूट को पहले से परख लिया है। गगनयान के लिए इंडिया लार्जली अपने रिसोर्सेज और प्राइवेट इंडस्ट्रीज पर डिपेंड है। इनको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमारे शुभांशु शुक्ला जी गए हैं, तो उनसे भी हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। हमारा साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने भी बोला है कि हमारा खर्चा बहुत कम है, मुकाबले हमारी मिशंस की कैपेबिलिटीज और एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है। मतलब कॉस्ट इफेक्टिव मिशन है। ऐसा नहीं है कि कोई हमने कॉस्ट कट किया है, बट ये कॉस्ट इफेक्टिव है। 1960 से 1970 में बहुत
पैसा चाहिए था। अपोलो के लिए जीडीपी का 5% इंडिया को इस मिशन के लिए कुछ ही 1000 करोड़ लगेंगे। देसी वर्सेस फॉरेन टेक्नोलॉजी, हालांकि क्रू ट्रेनिंग के लिए रसिया का सपोर्ट इंडिया को जरूर मिला और एक एस्ट्रोनॉट अब एक्सियोम स्पेस मिशन के जरिए 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच भी गया है, जिनका नाम शुभांशु शुक्ला है। लेकिन रॉकेट स्पेसक्राफ्ट लिफ्ट सपोर्ट से सब इंडिया में ही बन रहा है। यही कोलैबोरेशन भी है, इनकी टेक्नोलॉजी का मेजर हिस्सा इंडिया डेवलप खुद कर रहा है। गगनयान के रोबोट, काफी सारे एक्सपेरिमेंट हमारी इंडिजीनियस खुद के इंजीनियर के होंगे। ओवरऑल ये मिशन भारत को खुद अपनी कैपेबिलिटीज स्पेस पावर की तरफ अग्रसर करेगा। जैसे पीआईबी में लिखा गया कि गगनयान इज नॉट जस्ट अ इसरो मिशन, इट इज इंडिया मिशन। बिल्कुल सही बात है कि गगनयान सिर्फ इसरो का मिशन नहीं है, ये हमारे पूरे देश का मिशन है। इससे हमारा पूरा देश का फ्यूचर तय होगा, इससे हमारी पूरे देश की एक्सपेक्टेशन है और भी बहुत कुछ इससे हमें फायदा होने वाला है। गगनयान से भारत का स्पेस प्रोग्राम एक नया दौर में जाएगा। सिर्फ आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन से ही नहीं, बल्कि आगे चलकर हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स भी जुड़ेंगे। पीएम मोदी ने स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035 और फर्स्ट इंडियन ऑन मून 2040 का टारगेट भी अनाउंस किया। यानी भारत का थिंकिंग है कि 2035 तक हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे जिसमें हम रह सकेंगे। मतलब जब गगनयान एस्ट्रोनॉट स्काई में जय हिंद बोलेंगे तब हम एक्चुअली स्पेस स्टेशन और मून मिशन की तरफ भी आगे बढ़ रहे होंगे। इस मिशन के टेक्नोलॉजिकल स्पेस और अगर एक्सपेक्टेड की बात करें तो मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिसिन में दिखाई देंगे और इंडस्ट्री में नए जॉब्स और स्टार्टअप्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि इससे हमें और भी नॉलेज साइंस रिलेटेड और भी इंटरेस्ट आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, गगनयान यंग जनरेशन को इंस्पायर करेगा। इसरो खुद कहती है कि एक यूनिक अपॉर्चुनिटी जो हमारे बच्चों को साइंस और इंजीनियरिंग की तरफ अट्रैक्ट करेगी। जब लोग देखते हैं कि हमारा अपना एस्ट्रोनॉट रॉकेट से लॉन्च हुआ और वो स्पेस में गया, तो बच्चे को और मोटिवेशन मिलती है। वो सोचेंगे मुझे भी साइंटिस्ट बनना है। ये मिशन STEM एजुकेशन में नई जान डालेंगे। इस तरह से भारत आत्मनिर्भर स्पेस पावर बनता जा रहा है। एक तरफ हाई टेक स्पेस लॉन्च, दूसरी तरफ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप आज के स्टूडेंट और इंजीनियर्स को इनकरेज करेगा। सोच बदलने के लिए ये एक हमारे मिशन का एक खूबसूरत पल आएगा जब पहली बार एक भारतीय एस्ट्रोनॉट स्पेस से आवाज देगा जय हिंद। उस पल सिर्फ एक मिशन कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि 140 करोड़ लोगों का सपना सच हो रहा होगा और सभी भारतीय गर्व महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1984 में राकेश शर्मा ने जब मॉस्को से इंडिया को देखते हुए कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज इसी जज्बे से हम आगे बढ़ रहे हैं अपने स्पेस मिशन के लिए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी एक्साइटेड हो हमारे गगनयान मिशन को देखने के लिए? तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको यह टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को भी शेयर भी कर सकते हैं। इसीलिए तो हम वीडियो लाके आते हैं ताकि भारत की स्पेस की कहानी सब तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय इसरो और अपनी राय जरूर बताइए कि भारत अगला मिशन और क्या क्या कर सकता है।